हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कराऊंगा। और इसमें मैं आप लोगों के लिए जो शिक्षा शास्त्र विषय अध्ययन कराऊंगा, ये देखिए आपके एमए के एग्जाम के लिए, बीएड के एग्जाम के लिए, एमएड के एग्जाम के लिए और यूजीसी नेट का जो पेपर 2 होता है शिक्षा शास्त्र का, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसमें मैं आप लोगों को एक एक क्लासेज जो है छोटे छोटे भाग में करके कराऊंगा अध्ययन। और आज की क्लास में सबसे पहले मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कराऊंगा। इसी तरीके से हम लोग हर क्लास में कुछ नए नए चीज़ों को, नए टॉपिक को अध्ययन करते हुए चलेंगे। और ये टॉपिक आपको इतने इम्पॉर्टेंट रूप में करवाए जाएंगे कि जिससे आपको किसी भी परीक्षा में इससे आने वाले प्रश्नों को आपको हल करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। देखिए, अलग अलग जो है मैंने सोचा था कि बीए के लिए, एमए के लिए, एमएड के लिए अलग अलग क्लासेस कराइए। तो बीए के लिए मैंने आप लोग के लिए देखिए 6 सेमेस्टर की जितने भी सिलेबस होते हैं शिक्षा शास्त्र में उसको कंप्लीट करा दिया था। अब से मैंने देखिए आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन के लिए इसको करवाना शुरू किया है। और ये आज की आपकी शिक्षा शास्त्र की हायर एजुकेशन की पहली क्लास है। तो चलिए आज की इस पहली क्लास को शुरू किया जाए और शुभारंभ किया जाए, जिसमें आप लोग देखेंगे कि शिक्षा शास्त्र विषय का किन किन परीक्षाओं में कैसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से चीज़ों आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए, जानते हुए हम अपना अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो देखिए, ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की पहली क्लास है। ये हमारी क्लास किस किस के लिए है? तो बीएड के लिए, एमएड के लिए, एमए के लिए, यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए, इतनी सारी चीज़ों के लिए क्लास हम लोग को करनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इन टॉपिक को अध्ययन किया जाए। हाँ, तो देखिए आज हम लोग को शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करना है। और ये शिक्षा शास्त्र हम लोग को किस पर्पज से पढ़ना है? तो एमए के एग्जाम के लिए, एमएड के एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम में जैसे आपका यूजीसी नेट हो गया, बीएड के भी एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखेंगे, यानी शिक्षा मनोविज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को शिक्षा और मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ जानना होगा। शिक्षा देखिए आप लोगों ने बहुत सी क्लासेस में पढ़ा होगा कि शिक्षा की अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषा बताई गई है। तो शिक्षा की जो सबसे बेहतर परिभाषा मानी जाती है कि शिक्षा का अर्थ होता है मानव व्यवहार में परिमार्जन करना। और मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? कि मानव व्यवहार का अध्ययन करना। तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान ये जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? कि मानव व्यवहार का शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करके और किसी भी छात्र को, किसी भी विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वो अपने अधिगम को बेहतर तरीके से, सुचारू रूप से और प्रभावी तरीके से कर पाए। यानी मानव विज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में आप लोगों को क्या पढ़ना है? तो मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। और शिक्षा के माध्यम से क्या करना है? उसी मानव व्यवहार का अध्ययन करने के बाद उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन या परिमार्जन लाना। ठीक है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में शिक्षार्थी के व्यवहार, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं, उसकी क्षमताओं, उसकी रुचियों, प्रेरणा तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते, यानी इन सारी चीज़ों का वैज्ञानिक रूप से स्टडी करके, अध्ययन करके और फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। इसको देखिए सरल शब्दों में इस तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान यह समझने में सहायता करता है कि छात्र कैसे सीखता है, क्यों सीखता है और शिक्षक उसे अधिक प्रभावी ढंग से कैसे सिखा सकता है। यानी इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि कोई विद्यार्थी अगर है तो वो किसी भी चीज को कैसे सीखता है, वह क्यों सीखता है और शिक्षक उसको अधिक प्रभावी ढंग से और कितने बेहतर तरीके से सिखा सकता है। इन्हीं सारी चीजों का शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की कई विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, डिफिनिशंस बाय स्कॉलर्स, जिसमें सबसे पहले देखिए नाम आता है स्किनर का, जिनका देखिए बीएफ स्किनर के नाम से जो है हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड करके। तो उन्होंने देखिए क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी शैक्षिक परिस्थिति में किसका अध्ययन करता है? मानव के व्यवहार का। यानी मानव के व्यवहार का मतलब स्टूडेंट्स के व्यवहार का।
इसकी देखिए व्याख्या इन्होंने इस तरीके से की कि स्किनर ने व्यवहार पर बल दिया। उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान यह देखता है कि कक्षा में छात्र किस प्रकार का व्यवहार करता है और उसे कैसे बदला जा सकता है। यानी इसके अनुसार उन्होंने बताया कि कोई भी टीचर बच्चों के क्लास में व्यवहार को देखता है कि बच्चा कैसे व्यवहार कर रहा है और उसके किए गए व्यवहार के आधार पर उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन, किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि पुरस्कार देने से छात्र का अध्ययन व्यवहार सुधरना। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है तो उसको किसी भी प्रकार का अवार्ड देकर, पुरस्कार देकर, किसी चीज का लालच देकर और उसको पढ़ने के लिए एग्री कर लेना। तो ये बात किसने कही थी? बीएफ स्किनर ने। उसके बाद फिर देखिए अगले विद्वान जो हैं वो देखिए क्रो एंड क्रो हैं। उनके द्वारा देखिए इसकी क्या परिभाषा दी गई है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सीखने के अनुभवों का अध्ययन है। यानी इन्होंने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बालक है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है उसके अनुभवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी उसने जो कुछ भी सीखा और उसको जो कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ उसी का हमको जब अध्ययन करना होगा, और अध्ययन कैसे करना होगा? वैज्ञानिक ढंग से, तो वो क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी व्याख्या देखिए कैसे की जा सकती है कि यह परिभाषा शिक्षा को आजीवन प्रक्रिया मानती। यानी यह परिभाषा क्या कर रही है कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और यह व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता, जब तक उसका अंत नहीं हो जाता, तब तक ये चलती है। उदाहरण के लिए देखिए क्या है कि बच्चा घर में बोलना सीखता है, स्कूल में पढ़ना और जीवन में अनुभव से सीखता है। यानी उन्होंने कहा कि कोई भी बालक एक ही बार में सारी चीजें नहीं सीख सकता है, जबकि वह सबसे पहले अपने घर में, परिवार में क्या करता है? बोलना सीखता है। फिर वो स्कूल जब जाना शुरू करता है तो उस स्कूल में जाके वो क्या करना सीखता है? पढ़ना सीखता है। और फिर जब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है, जब वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो वहां से विभिन्न प्रकार के जीवन के अनुभवों को सीखता है। ठीक है, तो ये सारी बातें किसने कही थी? क्रो एंड क्रो। इसके बाद फिर देखिए अगले विद्वान जो है गेट्स हैं। तो गेट्स के अनुसार क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उस प्रकार से है जिससे लोग सीखते हैं। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के सीखने की जो प्रक्रिया है, जो संबंध है, वो किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से। इसकी व्याख्या कैसे की गई कि यह परिभाषा अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित है। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी बालक में किस तरीके से लर्निंग या अधिगम होता है, उसी को जानना, उसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। उदाहरण के लिए देखिए जैसे इन्होंने कहा कि कुछ छात्र सुनकर, कुछ देखकर और कुछ करके बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो यानी इन्हीं सीखने के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार का संबंध है, वही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। उसी संबंध को जानना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगले देखिए विद्वान क्या है, उनका नाम है वुडवर्थ। तो इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो कुछ भी समस्याएं हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी देखिए व्याख्या कैसे की जा सकती है कि यह शिक्षा की समस्याओं जैसे अनुशासन, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली छात्रों इत्यादि की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यानी विभिन्न प्रकार के छात्रों के मध्य जिस तरीके की समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में आती हैं, उन्हीं समस्याओं को बेहतर तरीके से वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये थी विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा दी गई शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए आगे की चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो आगे की चीजों में देखिए क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका क्या क्या क्षेत्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखिए कई चीजें हैं जिसको हम लोग अलग अलग बिंदुओं में देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देखिए अत्यंत व्यापक है, जिसे निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। सबसे पहला है बालक का अध्ययन। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का पहला क्षेत्र होता है कि किसी भी बालक के बारे में अध्ययन करना। तो उसका क्या क्या चीज अध्ययन करना है? किसी भी बालक का शारीरिक, मानसिक,
सामाजिक और भावनात्मक विकास, यानी उसका इन सब क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हो रहा है उसका अध्ययन करना। विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना, उनकी जानकारी प्राप्त करना। इसका उदाहरण जैसे देखिए कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेल विधि से पढ़ाना, यानी बालक का अध्ययन करके, बालक के बारे में जानकारी प्राप्त करके अब बालक को जो है खेल विधि के माध्यम से अध्ययन कर, यानी सारी चीजों की जानकारी जब टीचर को हो जाएगी तो बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाएगा, सिखाएगा। दूसरा देखिए क्या है इसका स्कोप, अधिगम की प्रक्रिया में, यानी अधिगम की प्रक्रिया किस तरीके की होगी, लर्निंग प्रोसेस किस तरीके का होगा, इसके क्षेत्र में आता है। जैसे सीखने का नियम और सीखने की विधियां, यानी किसी भी अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए किस प्रकार के सीखने के नियमों और विधियों का प्रयोग किया जाए कि बालक अच्छे तरीके से अध्ययन कर ले। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे दोहराव से कविता याद होना, यानी टीचर क्या करेगा कि बच्चों को कोई कविता याद करने के लिए देगा और उसी को बार बार बच्चे को दोहराने के लिए करेगा, तो वो बच्चे उस चीज को जब बार बार दोहराएंगे वो चीज उनको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सीखने के नियम और विधियां। कुछ टीचर किसी दूसरे तरीके से सिखाते हैं, जैसे वो बार बार याद न करा के क्या करें, बार बार उसको लिखवाएं, तो ये भी एक तरीका है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला जो इसका क्षेत्र है वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे बुद्धि, रुचि, योग्यता में अंतर। अलग अलग विद्यार्थियों की देखिए बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी रुचि में अंतर होता है, उनकी योग्यता में भी अंतर होता है। तो इन सारी चीजों के आधार पर फिर बालक को अच्छे तरीके से सिखाना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण कि किसी छात्र का गणित में अच्छा होना और किसी का भाषा में, यानी हर स्टूडेंट हर विषय में एक जैसे नहीं होते हैं। किसी स्टूडेंट का गणित में इंटरेस्ट होता है तो किसी स्टूडेंट का भाषा में होता है, तो किसी का सोशल में होता है, तो सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। और इन सारी व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानकर उनके बारे में अच्छे तरीके से जो है अध्ययन करके फिर बालक को सही चीज सिखाना। अगली चीज देखिए क्या है, प्रेरणा है, मोटिवेशन, ये भी इसके क्षेत्र में आता है। जैसे देखिए प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, यानी इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन के माध्यम से किसी भी छात्र को बेहतर तरीके से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। देखिए जैसे अच्छे अंक पाने की इच्छा से पढ़ाई करना, यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे अंक प्राप्त करने की इच्छा से पढ़ाई करते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेहतर कार्य करने के लिए, किसी बेहतर क्षेत्र में जाने के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक, इसके बाद फिर देखिए इसका और क्षेत्र क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे तनाव में, कुंठा में या अनुशासन में जब किसी भी स्टूडेंट को लाना हो, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का तनाव हो, किसी भी प्रकार की कुंठा हो, तो उसको दूर करना। अगर कोई स्टूडेंट अनुशासन क्यों नहीं मान रहा है, अनुशासन का जो है उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसको अनुशासन में किस तरीके से रखा जाए। उदाहरण के लिए देखिए काउंसलिंग के द्वारा परीक्षा का भय दूर करना, यानी स्टूडेंट के अंदर जब विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के प्रति भय रहता है, डर रहता है, तो उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, उनके साथ परीक्षा पर डिस्कशन करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनके अंदर का जो ये सब समस्या है वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए इसका क्षेत्र मूल्यांकन और मापन के भी क्षेत्र में है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, बुद्धि परीक्षण में, उपलब्धि परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे IQ टेस्ट के द्वारा किसी भी बालक का, किसी भी छात्र का बुद्धि का मापन करना। अगला देखिए क्या है इसका स्कोप, मार्गदर्शन में सहायता करना। जैसे परीक्षा के लिए, बुद्धि परीक्षण में, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा सही मार्गदर्शन छात्रों को प्रदान करना। और अगला जो सबसे अंतिम स्कोप देखा जाए, 8वां स्कोप, तो वो क्या है कि उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना, यानी छात्रों में, बालकों में किस तरीके से बेहतर अनुशासन स्थापित किया जाए, उसमें सहायता करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए बालकों के व्यवहार के अध्ययन के पश्चात उनमें रचनात्मक अनुशासन बनाए रखने में यह बहुत ही सहायता करता है।
ठीक है, तो ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब देखिए आगे इससे संबंधित क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके से उपयोगी है, यानी यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यूटिलिटी में देखिए सबसे पहले किसके लिए, शिक्षक के लिए, यानी शिक्षक के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। तो शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है कि सबसे पहले शिक्षक इसके माध्यम से प्रभावी शिक्षण विधि का चयन कर सकता है, यानी शिक्षक के द्वारा किस विधि का चयन किया जाए कि बच्चों में अच्छे तरीके से अधिगम हो, तो उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाएगा। दूसरा क्या किया जाएगा कि छात्रों की समस्याओं की पहचान करने के लिए, यानी छात्रों को अधिगम के दौरान, शिक्षा के दौरान, पढ़ाई लिखाई के दौरान किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत। जैसे उदाहरण के लिए धीमे सीखने वाले छात्र के लिए विशेष ध्यान दें। अगर कोई छात्र क्लास में धीमे सीख रहा है, सही तरीके से नहीं सीख रहा है, तो उसके बारे में अध्ययन करके उसको उसके तरीके से दूसरे प्रकार से सिखाने का प्रयास करना। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए विद्यार्थी के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। तो विद्यार्थियों में आत्मज्ञान और सही अध्ययन विधि का चयन कराने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि कोई छात्र है वह यह जान पाता है कि वह समूह अध्ययन से बेहतर सीखता है, यानी अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसको अकेले पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अकेले तरीके से वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको समूह में पढ़ाया जाए और समूह में पढ़ने के बाद वो देखेगा कि उसको अध्ययन में आसानी हो रही। ठीक, तीसरा देखिए इसका क्या अच्छे से पाठ्यक्रम के निर्माण में, यानी किसी भी पाठ्यक्रम को निर्माण करना है तो उसमें किस तरीके से उपयोगी है। तो छात्रों की आयु, रुचि और क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम को निर्मित करने में योगदान देना, यानी किस छात्र को किस तरीके का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए, उनकी किस प्रकार की आयु है, उनकी रुचि किस प्रकार की है, उनकी क्षमता किस प्रकार की है, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही पाठ्यक्रम तैयार किया। आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे छोटी क्लासेस की किताबों को आप लोग देखेंगे तो उनमें किताबों में लिखित चीज़ें बहुत कम होती हैं, चित्रात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जानबूझकर इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि छोटे बच्चे जो है चित्र या विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो ये आकर्षण ही उनको किताबों के प्रति लगाव उत्पन्न करता है। और धीरे धीरे जब उनका किताबों के प्रति लगाव बन जाएगा तो फिर बाद में बड़ी क्लासेस में वो उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा चित्र नहीं भी दिया जाएगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, जैसे देखिए उदाहरण के लिए प्राथमिक कक्षा में कहानी आधारित पाठ्यक्रम आप लोग देखते होंगे, छोटे क्लासेस में जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया जाता है सिलेबस के माध्यम से सिखाया जाता है, तो उनको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उन सारी चीज़ों को दिया गया रहता है जिससे बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है। इसके बाद फिर देखिए अनुशासन स्थापित करने में, अनुशासन स्थापित करने में कैसे होता है कि बालकों को दंड की जगह मनोवैज्ञानिक उपाय करके सिखाने का प्रयास करना। देखिए बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चों को दंड नहीं देते हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके उनको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनके अंदर रुचि उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए प्रोत्साहन के द्वारा अनुशासन बनाए रखना, यानी बच्चों को मोटिवेट करके उनके अंदर अनुशासन बनाए रखना और शिक्षा के प्रति उनको जो है तत्पर बनाना। इसके अलावा देखिए विशेष बच्चों की शिक्षा में, यानी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके शिक्षा में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं उनमें देखिए किसी न किसी प्रकार की कमियां होती हैं, तो उन कमियों का ख्याल रखते हुए उन सारी चीज़ों का बेहतर तरीके से ध्यान रखते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान कराई जाती है और उनको अधिगम कराया जाता है। जैसे देखिए विशेष बच्चों में जैसे मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक या जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनको बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कराने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए जो स्पेशल स्कूल होते हैं जैसे विशेष विद्यालय होते हैं उसमें देखिए इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत शिक्षण कराया जाता है। तो व्यक्तिगत शिक्षण किस आधार पर कराया जाएगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान के आधार। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, पढ़ा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान का विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो अलग अलग परिभाषा दिया गया, इसका स्कोप क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इन सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद कंक्लूजन निकल के देखिए क्या आ रहा है, निष्कर्ष निकल के क्या आ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की आत्मा है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाती है,
प्रभावी बनाती है और बालक केंद्रित बनाती है। यानी इसका जो उपयोग है क्या करना है कि शिक्षा प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाना, प्रभावी बनाना और बालक केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड बनाना है। यानी जो कुछ भी शिक्षा हो वो टीचर सेंटर्ड ना हो बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड, ये जो है स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बिना आधुनिक शिक्षा की कल्पना संभव नहीं है। यानी किसी भी स्कूल में या किसी भी समाज में बच्चों को अगर मॉडर्न तरीके से शिक्षित करना है तो बिना शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किए या उसका प्रयोग किए उनको शिक्षित करना संभव नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में देखिए पूछी जाती हैं, किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन के रूप में आपको मिलता है एग्जाम में। तो इसको आप अगर अध्ययन कर लेंगे तो आपको आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों को हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए पहली क्लास है तो इतना ही रखा जाए। बाकी आगे की क्लास में और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें इससे संबंधित हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये क्लासेस देखिए आपकी निरंतर चलती रहेंगी जब तक शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा राजनीति, इन सारी चीज़ों से संबंधित सभी टॉपिकों का अध्ययन न कर लिया जाए तब तक ये चीज़ें कंटिन्यूअस चलती रहेंगी और आप लोगों को हर क्लास में कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलता रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सारी क्लासेस में जो कुछ भी बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नज़र आता है तो आप लोग कमेंट करिए और कमेंट में जो कुछ भी चीज़ें आप लोगों के मन में डाउट के रूप में होंगी तो मैं आप लोगों को उसका क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।